बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई थी, तो हमने लास्ट वीडियो को यहाँ छोड़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन बच्चों दो केसेस के लिए की जाती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। फिर यूनिफॉर्म में भी आपका दो केस हो सकते हैं। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ओपन सरफेस रखा हुआ है, लाइक अ स्क्वायर, रिंग, डिस्क, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज्ड सरफेस रखा हो, ठीक है। वही दो केस है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ओपन सरफेस रखा हुआ है और हो सकता है कि कोई क्लोज सरफेस रखा हो, ठीक है। तो ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस आप समझ रहे होंगे। ओपन सरफेस जैसे आपका रिंग है, डिस्क है, एक स्क्वायर है, ये ओपन सरफेस है। और क्लोज सरफेस जैसे आपका एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, ठीक है, और एक सपोज सिलेंडर है जिसके दोनों जो प्लेन सरफेस होते हैं वो भी क्लोज हैं, तो वो भी एक क्लोज सरफेस है। तो क्लोज और ओपन का मसला आपको समझ गए। तो बच्चों, आज इन पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं पहले, और तब हम आगे बढ़ेंगे गॉस लॉ की तरफ। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लेते हैं ओपन सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। UEF मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल बच्चों हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्लक्स है वो होता है E डॉट A या EA cos थीटा। इन दोनों फॉर्मूला का भी आपको समझा देता हूँ। ये E डॉट A मतलब डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्मूला जब यूज होगा जब आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर IJ के यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में गिवन होंगे, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है आप तब यूज करेंगे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मींस स्केलर फॉर्म में आपको मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का हमको एंगल दिए हैं, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम दी है मैंने, बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। The electric field in a region is given by E is equal to AI plus BJ, ठीक है। Here A and B are constants. Find the net flux passing through a square area of side L parallel to the YZ plane. तो बच्चों, अभी मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड IJ की फॉर्म में दे रखा है तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, हमें क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो मैं बार बार आपको एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि बहुत सिंपल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड X, Y, Z या R इनमें से किसी पर डिपेंड कर रहा है तो डेफिनेटली वो नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में R, X, Y, Z ये नहीं आ रहे हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म है। तो इसमें कहीं भी X, Y, Z या R नहीं आ रहा है तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब हमको फ्लक्स निकालना है, तो बच्चों हम जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए I E इज इक्वल टू होता है सब आपका E डॉट A। E हमें गिवन है, तो AI प्लस BJ कैप एंड डॉट वेक्टर A मतलब एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड A, और अब हमें चाहिए एरिया वेक्टर की बच्चों डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इसी क्वेश्चन को 3 सवाल में बना देगा। जैसे किसी क्वेश्चन में कह दिया कि जो एरिया वेक्टर है वो y मतलब जो एरिया है वो YZ प्लेन के पैरेलल है, किसी में कह देगा XY के पैरेलल है, किसी में कह देगा XZ के पैरेलल है। तो आपको ऐसी ट्रिक दिए दे रहा हूँ कि आप जीवन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे। XY प्लेन में हो सकता है, XZ प्लेन में हो सकता है, YZ प्लेन में हो सकता है, ठीक है ना। अब बच्चों XY जो तीसरी एक्सिस नहीं है, समझना, जैसे XY
तो जेड नहीं है इसमें, तो जो थर्ड एक्सिस है ना एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब एक्स वाई में अगर एरिया है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एरिया है तो उसकी डायरेक्शन ठीक है एक्स जेड, तो इसमें वाई नहीं है, इसका मतलब डायरेक्शन जे कैप होगी। वाई जेड, इसमें एक्स नहीं है तो डायरेक्शन आई कैप होगी। सिंपल। तो इसी क्वेश्चन को वो 3 बना दिया। अब बच्चों यहाँ पर समझ में आ गया एरिया वेक्टर हमारा वाई जेड के प्लेन है, वाई जेड के पैरेलल है, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी साथ आई कैप। बस अब हमको सिंपली क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं आई का आई से 1 होता है, जे का जे से 1 होता है, के का के से 1 होता है, और अब अलग अलग आई डॉट जे डॉट के डॉट आई करेंगे तो 0 होता है। तो आई का आई से करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा a इंटू ए, और आई का जे से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो a इंटू ए, और a क्या है एरिया, एरिया क्या किसका है स्क्वायर का, तो स्क्वायर की साइड है l, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो l स्क्वायर, तो बच्चों a l स्क्वायर ये आ गया साथ हमारा फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हमारा, ठीक है, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज सरफेस रखा हुआ है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के केस में मैं आपको एक चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच देता हूं। जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर क्लोज सरफेस रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देन व्हाट विल बी द अप्रोच, और अप्रोच जो होगी वो ये होगी कि जो भी सरफेस है काउंट द सरफेसेस, मींस काउंट द फेसेस। जैसे अब ये सिलेंडर है तो ये मार्कर है आपका सिलेंडर ही है, ठीक है। तो इसमें सरफेस मतलब इसके फेस कैलकुलेट कीजिए कितने फेस हैं। जैसे एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया 2, और एक फेस ये कर्व्ड वाला, तो देयर आर 3 फेसेस इन अ सिलेंडर, ठीक है। अगर क्यूब होता सपोज कीजिए तो क्यूब में 6 फेसेस होते, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्लोज सरफेस के केस में काउंट द फेसेस। देन सेकंड स्टेप क्या है, इंडिविजुअल हर फेस से फ्लक्स पता कीजिए कि पहले 1 से इतना, 2 से इतना फ्लक्स है, 3 से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, एंड देन फाइनली, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है कि आपको जोड़ने के लिए घटाने के लिए सोचना नहीं है, सीधे सीधे उनको क्या कर देना है ऐड, क्योंकि डायरेक्शन का यहाँ कोई चक्कर है नहीं, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको जो अप्रोच दी है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये सिलेंडर है, मैंने इसको काउंट किया कि ये मान लीजिए फर्स्ट सरफेस है ना, ये सरफेस 2 है, और ये सरफेस जो कर्व वाला सरफेस है ये वाला ये 3 है, ठीक है, मैंने काउंट कर लिए। अब हर एक सरफेस से इंडिविजुअली फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों जब मैं इस 2 से जब फ्लक्स को कैलकुलेट करूंगा तो फ्लक्स होता है E a cos थीटा, तो E a cos थीटा, तो मुझे एरिया की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं इस एरिया को इधर से देख रहा हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था हम जिस एरिया को देख रहे हैं उस एरिया पर अपनी आईज की तरफ हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये जो एरिया की डायरेक्शन हो गई आपकी एक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस 2 के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो 2 से जो फ्लक्स पास होगा E a cos थीटा 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका E a, और ये एरिया हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 2 से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। सिमिलरली अब जब मैं 1 को देखूंगा, ठीक है, जैसे ये 1 है आपका, अब मैं 1 को इधर से देख रहा हूँ, ये 1 है तो इसको इधर से देख रहा हूँ, तो मैंने अपनी आईज की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो वो हो गई इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी साहब ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका प्लस x में। कहने का मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल जो है वो हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो जो φ1 होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका E a, तो a रख देता हूँ पाई r स्क्वायर, और cos 180 की वैल्यू -1, तो बच्चों ये आ गया आपका -3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों 3 पर आते हैं। तो ये सिलेंडर है, ठीक है ना, ये सिलेंडर है ऐसे रखा हुआ। अब ये जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ ना, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो अपनी आईज की तरफ परपेंडिकुलर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। तो कहने का मतलब
ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी एरिया वेक्टर की, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल बोले तो प्लस एक्स में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो फाई 3 हो जाएगा बच्चों ई ए कॉस 90 और cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, काउंट द फेसेस एंड देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंडिविजुअल फेसेस। 1 2 3 जितने भी थे फेस सबसे अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया। और फाइनल स्टेप है आपका फाई नेट फ्लक्स विल बी द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो फाई 1 है हमारा e पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस e पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका e पाई आर स्क्वायर फाई 2, और ये प्लस 0, ये जितना माइनस ये उतना प्लस, तो नेट फ्लक्स हो गया बच्चों क्या 0। क्लियर? अब बच्चों ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है, बहुत बड़ा की पॉइंट निकला है। और वो की पॉइंट क्या निकला है हमारे लिए कि इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और समझने की बात है, अगर देखिए ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया तो यूं समझना कि कई बार इस तरह का सवाल आएगा कि आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या आएंगे। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0। दिस इज ट्रू फॉर एनी शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस। किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है बच्चों, तो फ्लक्स ऑलवेज 0 होगा। क्लियर? तो आप इसको जनरलाइज कर लें कि चाहे वो सिलेंडर रखा हुआ है, चाहे क्यूब रखा हुआ है, कुछ भी क्लोज सरफेस रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो समझिए कि उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या होना है 0 होना है। अब बच्चों अगर मेरी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझना बात को, अगर मुझे ये बात याद मतलब समझ में आती है कि भाई कोई भी क्लोज सरफेस रख देना है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं इसे सॉल्व करूंगा, और मुझे अगर ये पॉइंट पता है तो मैं काहे को सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट लो टिक लगाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ क्यूब हैज साइड्स ऑफ लेंथ l इक्वल टू 0.2 मीटर, इट इज प्लेस्ड विद वन कॉर्नर एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड गिवन बाय E is equal to 2.5 I cap minus 4.2 J cap. Find the electric flux through the cube. तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक क्यूब है और वो कह रहा है कि वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उससे उस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा ये बताना है। तो बच्चों बिना सोचे इसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर बच्चों? अब सोचिए, अगर ये क्वेश्चन आपका नीट लेवल पर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नीट लेवल पर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके आप इसका आंसर 0 लेकर आ भी रहे हैं तो फायदा क्या? ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने में तो हमें एक की पॉइंट मिल गया कि कोई भी यूनिफॉर्म, कोई भी क्लोज सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स ऑलवेज 0 ही होगा। क्लियर बच्चों? अब साहब बच्चों नॉन यूनिफॉर्म के केस पर और नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी हम दो चीजें करेंगे, पहले ओपन सरफेस के लिए और फिर क्लोज सरफेस के लिए। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट केस है हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और नॉन यूनिफॉर्म में भी आपका सब केस है ओपन सरफेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम जानते हैं कल हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका इंटीग्रेशन E डॉट डी। तो बच्चों पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। ये फॉर्मूला कह रहा है, मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई एरिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस एरिया का पहले एक छोटा सा एरिया लीजिए जिसको कैलकुलस की लैंग्वेज में कहते हैं एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, और ये उस स्मॉल एरिया पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने एक स्मॉल एरिया लिया है, ये E उस स्मॉल एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों हमने बहुत सारे, ये एक डिस्क है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क, सर्कुलर डिस्क प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज।
और पॉइंट चार्ज का बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। और मैंने आपको बताया है कि अगर किसी चार्ज के फील्ड में डिस्टेंस आ रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिस्क रखी हुई है जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है और हमसे कह रहा है कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताइए। तो एज पर मैथमेटिक्स बोलता है, तो मैथमेटिक्स कह रहा है कि भैया नॉन यूनिफॉर्म अगर एरिया रखा हुआ है तो पहले उस एरिया का एक छोटा सा एरिया कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो बच्चों डिस्क के केस हमने बहुत सारे किए हैं। डिस्क के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया था, है ना। डिस्क के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट किया हुआ है 11th क्लास में। तो आपने देखा होगा डिस्क के केस में जो हम एलिमेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, एक रिंग लेते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि अगर हम क्यों लेते हैं रिंग, आपको मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कभी कि हाउ टू चूज अ एलिमेंट फॉर इंटीग्रेशन। तो जैसे अगर मैं एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, और ये आपको जो बीच में जगह खाली दिख रही है सब जगह रिंग भरी हुई है, तो वो कैसी शेप बन जाएगी, एक डिस्क लाइक शेप बन जाएगी। तो कहने का मतलब एलिमेंट इस तरह से लिए जाते हैं कि अगर वो सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर दिए जाएं तो वो जो मास मतलब क्या बोलते हैं, बल्क बॉडी है जो वो उस बॉडी का रूप ले है, इतना समझ लीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या है साहब, ये एक एलिमेंटल रिंग ली, ये एलिमेंटल रिंग ली जिसकी रेडियस है x। ठीक है, और बच्चों इसकी थिकनेस है ये जो थिकनेस है ये है dx। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ से अब ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से ये हो गया साहब आपका, इस पॉइंट चार्ज से ये हो गई साहब आपकी लाइन जॉइनिंग चार्ज एंड रिंग। अब आप जानते हैं पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो ये हो जाएगा साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, है ना, अगर ड्राइंग में बहुत हाथ नहीं बच्चों, ये ऐसे चलो ले लेते हैं, ये हो गया साहब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब E डॉट डी ए जब करेंगे तो हम E डॉट डी ए cos थीटा, तो वहां पर हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पता होना चाहिए। तो ये रिंग ऐसे रखी हुई है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा साहब। ठीक है, तो ये हो गया साहब हमारा डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए में एंगल हो गया साहब ये आपका थीटा, और ये एंगल भी है आपका थीटा, क्योंकि ये जो डी ए है देखो ये इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो जो एंगल इस लाइन में और इस लाइन में होगा वही एंगल इस लाइन में और इस लाइन में। क्लियर। अब बच्चों ये L ये x, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी हमारी √L² प्लस x स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो dA कितना हो जाएगा बच्चों, dA, तो dA हो जाएगा बच्चों इसकी लेंथ मतलब सरकमफेरेंस, तो 2πr, तो 2πr कितनी है x, और इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ विच कितनी है dx, तो 2πx dx, ये हो गया जो एलिमेंटल रिंग ली थी उसका एरिया। ठीक है बच्चों, तो अब हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस छोटे से एलिमेंट से, तो d phi e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e कितना है बच्चों, k q अपॉन आर स्क्वायर, तो के की अपॉन आर स्क्वायर, तो चार्ज से ये हो गई यहाँ की डिस्टेंस, तो वो कितनी है √L² प्लस x स्क्वायर, तो √L² प्लस x स्क्वायर, तो रूट कट गया तो L² प्लस x स्क्वायर। dA कितना है बच्चों 2πx dx। ठीक है, और इनटू cos थीटा, EDA cos थीटा। अब बच्चों अगर आप लास्ट वीडियोस देख रहे होंगे और आपने अगर लास्ट वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो मैंने आपको कई वीडियोस में ये आइडिया दिया है कि कोई भी डेरिवेशन करते टाइम या कोई न्यूमेरिकल करते टाइम
कभी भी फिजिक्स में अगर कैलकुलेशन करते करते साइन कॉस टेन भी आ जाते हैं तो समझ जाइए उस प्रॉब्लम के डायग्राम में कहीं न कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ होगा। ठीक है, तो हमारे सामने कॉस शीट आ गया साहब, कॉस शीट आ गया तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल जो है ये जो ट्रायंगल है क्यू, ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो cos थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से L अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो t सॉरी ये क्या हो गया पाई e। ठीक है, तो पाई e इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों k क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है 2 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और k क्यू 2 पाई बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका x dx अपॉन l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू रख दूंगा तो l अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये हो जाएगा आपका फाई e इज इक्वल टू k क्यू इनटू 2 पाई और इनटू l, ठीक है, अंडर रूट x dx और अपॉन में x dx अपॉन में हो जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, और बच्चों लिमिट्स, तो लिमिट्स मैंने आपको लिमिट्स भी कई बार समझाई है ना। लिमिट्स किसकी रखी जाती है, वेरिएबल की जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो x की लिमिट देखिए, मतलब x की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, तो x है ये, तो कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकती है, जो डिस्क की रेडियस है, जो डिस्क की रेडियस है ये आया ना, क्लियर। तो 0 टू कैपिटल R, ये हो गई साहब इसकी लिमिट 0 टू कैपिटल R, क्लियर। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आपका डायरेक्ट आप इसको अगर मेमोराइज अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए अभी हमने इंटीग्रेशन, अगर जो बच्चे शुरुआती दौर में है 12th के, तो उन्होंने भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है ना, और इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो मैं मान लीजिए आपको अगर इंटीग्रेशन इसमें बताता भी हूँ तो भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी उसका जो बेसिक है वही नहीं पता हमें। तो अभी आप वैसे भी ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये कई जगह डायरेक्ट यूज होता है, मतलब एज ए फॉर्मूला यूज होता है, तो इसको हम एज ए फॉर्मूला ही यूज कर लें तो ज़्यादा बेटर है अभी के लिए। ठीक है ना, जब हम इंटीग्रेशन सीख लेंगे तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये इंटीग्रेशन कैसे आता है। तो q इंटू टू पाई एल और k की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये जो इंटीग्रेशन करके आएगा ये आएगा 1/√- 1/√- L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और लिमिट्स 0 टू R, क्लियर। अब बच्चों 2 पाई से पाई और ये 2, तो ये आ जाएगा आपका फाई e इज इक्वल टू q l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, q l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लिमिट्स रख देंगे, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा -1/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट में। ठीक है, फिर यहाँ x की जगह 0 रख देंगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/L। ठीक है, अब बच्चों L का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये जो आपका रिजल्ट है ये भी कई न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट एज ए रिजल्ट यूज होता है, एज ए फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन ओपन सरफेस, क्लियर। तो सिंपल था E डॉट dA, तो हमको फॉर्मूला ही इंडिकेट कर रहा है कि भैया जो भी ओपन सरफेस है सॉरी उसका एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, dA, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उस छोटे से एलिमेंट का एरिया निकाला मैंने, ठीक है, dA निकाल लिया, फिर उस छोटे से एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एरिया हो गया, cos थीटा हो गया, cos थीटा आ रहा है तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल
का यूज करके cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, उस cos थीटा की वैल्यू को रख दिया, वो फाइनली आपका एक इंटीग्रेशन बन के आ गया और उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है -1/√L² + x²। फिर मैंने लिमिट्स रख दी और आपका फाइनली ये आ गया। तो बच्चों अभी ये हमने एक बाकी प्रॉपर मेथड से किया है, जो मैथमेटिक्स कहता है, जो इंटीग्रेशन e डॉट ये कहता है, हमने उससे किया है। अभी आगे मैं इसी डेरिवेशन को, इसी फॉर्मूले को 2 या 3 लाइन में ड्राइव करूंगा सॉलिड एंगल की कॉन्सेप्ट का यूज करके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। तो अभी मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि नॉन यूनिफॉर्म रेक्टेंगल में इंटीग्रेशन e डॉट ए का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और सरफेस हमारा क्लोज्ड होगा। तो बच्चों अब है आपका एक क्लोज सरफेस है और वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E is equal to alpha x I cap, where alpha is a constant of proper dimensions. Find the total flux passing through a cube bounded by the surfaces x equal to L, x equal to 2L, y equal to 0 and y equal to L, z equal to 0 and z equal to L। ठीक है, एक क्यूब है, वो इन पॉइंट, उसके जो प्लेन्स हैं वो इन पॉइंट्स से पास हो रहे हैं और आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो और वो क्यूब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में x आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में x आ रही है, इट मींस वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली बात, I कैप मींस जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपकी +x है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, x मतलब +x। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है ये समझ में आ गया। अब बच्चों क्लोज्ड सरफेस है, अप्रोच वही रहेगी। तो अभी जो मैंने आपको लास्ट यूनिफॉर्म वाले केस में बताया था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के केस में क्या करते हैं, काउंट द सरफेसेस। ठीक है, और हर इंडिविजुअल फेस से आपको फ्लक्स पता करना है। ठीक है, और उस कैलकुलेट करने के बाद बाकी सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्यूब है, क्यूब में देयर आर 6 फेसेस। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 5 6 सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6 सबको ऐड कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ गया। अब यहाँ पर एक दिक्कत है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है वो स्पेस में पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म के केस में अलग अलग फेसेस पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? तो बच्चों जैसे अभी आप मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि ये जो ई है ये x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ ओरिजिन से हम इधर चल रहे हैं x पर, तो x की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, x की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जब हम फेस a b c d पर पहुंचेंगे तो यहाँ a b c d है कितनी डिस्टेंस पर, l पर। तो यहाँ x की जगह l रख देंगे तो वो हमें a b c d पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, जब हम फेस e f g h पर पहुंचेंगे तो ओरिजिन से कितनी दूर है ये वाला फेस e f g h, ये वाला, यहाँ से l 2l। तो यहाँ x की जगह क्या रख देंगे हम, 12 रख देंगे। तो कहने का मतलब डिफरेंट फेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यू, बस इतना ध्यान रखना है। जब इस फेस से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इस फेस पर फील्ड की क्या वैल्यू है वो चाहिए हमें। जब इस वाले फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है वो पता करनी है हमें। बाकी ये cos थीटा आपका है ही। ठीक है, तो अब बच्चों ये समझ लेते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें। ये क्यूब है, ये बिल्कुल ये ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मान। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक ये फेस है ऊपर वाला, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फिक्स है ये +x में। तो एरिया ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, तो ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में 90 cos 90 वैल्यू 0। कहने का मतलब जो ये वाला फेस है ऊपर वाला इसे +0। इसके नीचे वाला देखते हैं, इसका एरिया वेक्टर बच्चों नीचे की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x में अगेन एंगल 90, तो इससे भी +0 होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपके सामने है ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे, तो एंगल आपकी कितना है 90। ठीक है, 0। जो मेरी तरफ है ये पीछे वाला, इसका एरिया वेक्टर मेरी तरफ इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका +x में है।
एंगल कितना है 90, इससे भी 0 हुआ। तो अब बचे कौन कौन से दो, ये वाला बचा एक, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला फेस और एक ये वाला, जिसको हम बोलेंगे उधर से देखेंगे आप तो ये लेफ्ट और ये राइट। क्लियर बच्चों? तो कहने का मतलब फ्लक्स केवल दो फेसेस से पास होगा, एक ABCD से जिसको मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट फेस, और एक EFGH से जिसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों राइट फेस। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो अब पहले मैं फाई एल पता करूंगा, फाई एल का मतलब लेफ्ट फेस से पास होने वाला फ्लक्स, तो मुझे पता होना चाहिए कि उस पर EL मतलब लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो EL × A cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों आप कह रहे होंगे कि सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, आप इंटीग्रेशन यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बच्चों मैं इंटीग्रेशन इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली x पर डिपेंड कर रहा है और x की वैल्यू y x y z की वैल्यू मेरे को गिवन है। तो मैं पर्टिकुलर फेस के लिए मुझे पता है कि यहाँ x की वैल्यू क्या है, तो मैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x की वैल्यू पुट करके पता कर सकता हूँ, और उस फेस पर x की वैल्यू कांस्टेंट है तो पूरे उस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। दैट्स व्हाई वी यूज EA cos थीटा, ठीक है। तो EL अकॉर्डिंग टू दिस हो जाएगा आपका EL = अल्फा, और x की वैल्यू ABCD के लिए x की वैल्यू कितनी L, तो x की जगह मैं L रख दूंगा तो अल्फा L, ये हो गया था मेरा EL, ठीक है बच्चों। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, जब इस वाले फेस को देखूंगा तो इधर ही तो आएगा, ये हो गया एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेक्शन, तो दोनों के बीच एंगल हो गया 180, तो फाई एल हो जाएगा बच्चों, EL हो जाएगा अल्फा L, और एरिया हो जाएगा L स्क्वायर का एरिया, और cos 180 की वैल्यू -1, तो बच्चों ये हो गया -अल्फा L क्यूब, ये हो गया लेफ्ट फेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब सिमिलरली राइट फेस से पता कर लेंगे, तो राइट फेस से पता करने के लिए पहले मुझे ER मतलब राइट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी होगी। तो राइट फेस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, L + L मतलब 2L, तो x की वैल्यू 2L है राइट फेस के लिए, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 2L, तो अल्फा और ये हो गया आपका 2L, ये आ गई राइट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो राइट फेस से फ्लक्स हो जाएगा सब। अच्छा, राइट फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो आप जब इधर से देखेंगे तो इधर आएगा, है ना, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पहला ही मतलब थीटा आपका 0 है, cos 0 की वैल्यू 1, तो अल्फा × 2L इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनटू एरिया हो गया L² और cos 0, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस में 2 अल्फा L क्यूब। क्लियर? तो दो फेस से पास होगा तो दोनों से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल फ्लक्स फाई नेट हो जाएगा बच्चों फाई R + फाई L, दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा L क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया था हमारा फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं समझता हूँ कि ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका JEE मेन में 2020 में आ चुका है, और दिखने में ऐसा लग रहा है कि खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड E = 4xi - y² + 1 j कैप। तो समझ गए होंगे x y पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले तो नॉन यूनिफॉर्म है, पासेस थ्रू द बॉक्स शोन इन फिगर, ये एक बॉक्स है क्यूबिकल, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेसेस ABCD, A B C D, ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है ये, एंड BCGF, BCGF, ये वाला जो राइट वाला फेस है ये, ठीक है, आर मार्क्ड एज फाई 1 एंड फाई 2। जो ऊपर वाला है इससे फ्लक्स कह रहा है कि वो पास हो रहा है जो वो फाई 1 है, और जो राइट वाले फेस से जो हो रहा है वो फाई 2 पास हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली ये फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि द डिफरेंस बिटवीन फाई 1 एंड फाई 2 एच। क्लियर? तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो और सिंपल है कि उसने फिक्स कर दिया कि भैया मेरे को इस वाले फ्लक्स में और इस वाले फ्लक्स में डिफरेंस बता दो बस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E = 4xi कैप - y² + 1 j कैप, ठीक है बच्चों। अब ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया क्या है, ऊपर वाला क्यूब का ये वाला एरिया है, ठीक है, और ये है z एक्सिस, ध्यान से देखिएगा ये z एक्सिस है,
तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस के प्लस जेड की तरफ होगा, बोले तो के क्या है। तो कहने का मतलब ई डॉट ए होता है ना, तो यहाँ पर एरिया का जब करेंगे तो ए के क्या है, ठीक है बच्चों। और डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं कि आई का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे तो 0 होगा, और जे का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे तो 0 होगा। तो कहने का मतलब जो फेस ए बी सी डी है उससे जो फ्लक्स कह रहा है वो φ1 वो 0 होगा, सिंपल, ठीक है बच्चों। अब साहब दूसरा वाला जो फेस है वो ये है, ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और ये क्या है आपकी x है, ये क्या है बच्चों x, ठीक है। तो x की तरफ जो एरिया वेक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा i के। तो ये हो गया था हमारा, अब 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4xi कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप और डॉट ए आई कैप, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लस x की तरफ है, तो i का i से करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 4xa और j का i से करेंगे तो 0। अब बच्चों 4x ओरिजिन से हमें x पता है, यहाँ कितनी है ये 3 है, ठीक है, तो x की वैल्यू रख देंगे हम 3। अब एरिया, हमें ये वाला जो फेस है इसका एरिया चाहिए, एरिया के लिए हमको साइड पता होनी चाहिए, तो बच्चों एक साइड तो हमको ये पता होनी चाहिए और एक साइड हमको ये वाली पता होनी चाहिए। तो ये वाली साइड देखो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 2 है ना, ये y है ना, ये y है, तो y कोऑर्डिनेट कितना यहाँ से आता 2, और ये दोनों पैरेलल है तो ये हो गई 2। और अब चाहिए हमको ये वाली साइड, ठीक है, तो यहाँ से ये कितनी है 2, ठीक है, तो दोनों मतलब स्क्वायर है, क्यूब है, तो 2 × 2 मतलब 4, तो यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 48, ये आ गया सेकंड, 5 2 आ गया, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 5 1 माइनस 5 2 हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 48, तो माइनस 48 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द आंसर, क्लियर। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि जेई का नीट का किसी का भी क्वेश्चन हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमारी अप्रोच सही है तो क्वेश्चन का कोई भी नहीं होता है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों अब आते हैं हम गॉस लॉ पर, जिसकी जन्म कुंडली के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो बच्चों अभी आप कहेंगे कि यार सर ने तो हेडिंग डाल रखी है गॉस लॉ की जन्म कुंडली और गॉस लॉ के बारे में सर कोई बात ही नहीं कर रहे। नहीं, हमने लास्ट वीडियो में भी गॉस लॉ की बात की थी, और जो भी बात अब तक की है ना वो ये समझ लीजिए कि गॉस लॉ के लिए ही की है हमने वो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। जन्म कुंडली का मतलब ये था कि गॉस लॉ फिजिक्स में क्यों आया था, किसने दिया था, कैसे दिया था, क्या वजह थी इसको आने की, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। और बीच में फिर क्या आया था कि वो सारा बता के कि गॉस लॉ की जरूरत इसलिए पड़ी थी, याद कीजिए, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अब गॉस अपने लॉ को देने वाले हैं, तो गॉस ने अपने लॉ को देने के लिए क्या क्या चीज़ डिफाइन की, तो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है ये इस गॉस लॉ का ही क्या था, एक पार्ट था। मींस गॉस ने अपने इस लॉ को देने के लिए पहले एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम की क्वांटिटीज को क्या किया था, डिफाइन किया था। तो मैंने वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत अच्छी तरह से मीनिंग भी जानते हैं, एरिया वेक्टर भी है, सबको जानते हैं। तो अब वी आर रेडी टू स्टडी गॉस लॉ। तो बच्चों गॉस ने जो लॉ दिया था वो लॉ एक रिलेशन है, किस किस में, गिव्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जैसे सपोज कीजिए कि एक स्फीयर है ना, ऐसे समझो इसे कि एक स्फीयर है क्लोज सरफेस और इससे फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये जो फ्लक्स है पाई ई और इस स्फीयर के अंदर कुछ चार्ज है क्यू, जो भी कुछ चार्ज है, तो इस फ्लक्स में और इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उन दोनों में एक रिलेशन होता है, गॉस लॉ। क्लियर। तो गॉस लॉ को अगर हम स्टेट करेंगे बच्चों, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो जो चीजें एम्फेसाइज पॉइंट है मैं उनको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ,
कैसे सरफेस से? क्लोज सरफेस से। गॉस लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर गॉस लॉ इज अप्लाइड एट क्लोज सरफेस। गॉस लॉ ऑलवेज आप किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। किसका? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब उस सरफेस के अंदर, जैसे यहाँ सरफेस स्फीयर है तो उस स्फीयर के अंदर जितना टोटल चार्ज है, इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स, इस स्फीयर के अंदर जितना टोटल चार्ज बंद है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा क्या? फ्लक्स। क्लियर बच्चों? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। क्लियर? तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म दें तो टोटल फ्लक्स इक्वल होता है किसके? E डॉट dA के। कोई नई बात नहीं, फ्लक्स इक्वल होता है E डॉट dA के। और ये बच्चों ये जो सर्किल है ना, इस सर्किल, ये जो इंटीग्रेशन में सर्किल लग रहा है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। इंटीग्रेशन किसके ऊपर लिया जा रहा है? एक क्लोज्ड सरफेस के। दिस सर्किल इंडिकेट्स दैट कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए E डॉट dA के लिए, वो एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर हो रहा है। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इक्वल होगा किसके? Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ का, और ये गॉस लॉ उस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब बच्चों इस मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर लगा लीजिए आप जेई, नीट, इनमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने दोबारा से लिख लिया फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सपोज ये मैंने एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस ले लिया। आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस का मतलब it may be a sphere, it may be a cylinder, it may be a cube, कुछ भी हो सकता है ना। तो Q1, Q2, Q3 कुछ चार्जेस इसके अंदर हैं, और जैसे ये Q4 है, ये Q5 है, माइनस Q5, ये चार्जेस, कुछ चार्जेस उस सरफेस के बाहर हैं। तो एक क्लोज सरफेस है, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए अपने मन में, ठीक है, जैसे स्फीयर की कुछ भी। तो आप सोचिए कि कुछ चार्जेस उसके अंदर हैं और कुछ चार्जेस उस सरफेस के बाहर भी हैं। अब बच्चों ये जो Q इन है, ये Q इन क्या है बच्चों? अब इसके अकॉर्डिंग सोचो, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग Q इन है आपका जितने चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्लोज हैं, बंद हैं, केवल ये उन चार्जेस का सम है। तो कौन कौन से चार्ज बंद है क्लोज सरफेस के अंदर? Q1 बंद है, Q2 बंद है, Q3 बंद है। तो इनका सम विद साइन, तो ये हो जाएगा आपका प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3। बाहर जितने चार्जेस हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है Q इन में। क्लियर बच्चों? तो मैं समझता हूँ Q इन समझ में आ गया होगा। Q इन क्या है? क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है हमें वो चाहिए बस। सरफेस के बाहर कितना चार्ज है इट डजंट मैटर। क्लियर? Q इन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आते हैं इस E पर। इसी E के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो ये जो E होता है, ये जो E होता है, ये अंदर वाले चार्जेस बाहर वाले चार्जेस दोनों की वजह से होगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E नेट ऑफ ऑल द चार्जेस, E नेट ऑफ ऑल द चार्जेस। मतलब अंदर बाहर जितने भी चार्जेस हैं, ये सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। अब बच्चों ये जो है फाई ई, जो टोटल फ्लक्स मिलेगा हमें क्लोज सरफेस से, वो केवल किसकी वजह से होगा? देखो मैथमेटिक्स बोलता है बच्चों, मैथमेटिक्स बोलता है फाई ई डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? Q इन से। और Q इन बच्चों क्या? जो चार्ज केवल अंदर है। कहने का मतलब जो टोटल फ्लक्स आएगा बच्चों, जो टोटल फ्लक्स आएगा वो केवल किसकी वजह से होगा? Q इन। मतलब केवल उन चार्जेस की वजह से होगा जो सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। अब बच्चों एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि
कि सर बाहर वाले जो चार्जेस हैं उनकी भी तो फील्ड लाइंस होंगी। बिल्कुल होंगी, ये तो फिर उनकी वजह से फ्लक्स क्यों नहीं है? अच्छा क्वेश्चन था उसका। हो सकता आप भी सोच रहे हो कि यार सर नहीं बता रहे, बताना चाहिए सबको। तो लो बच्चों अभी देखते हैं। देखिए बच्चों ये कोई क्लोज सरफेस है सब, ठीक है। कुछ चार्ज इसके अंदर मान लो एक चार्ज Q1 और प्लस Q2 ये अंदर है इसके, और एक चार्ज ये आपका सपोज प्लस Q3 ये बाहर है, ठीक है। अब बच्चों ये जो प्लस Q3 है इससे रेडियली इन ऑल डायरेक्शंस लाइंस निकलेंगी, आया ना, निकलेंगी इस तरह से, क्लियर। तो बच्चों ये जो फील्ड लाइन है ये यहाँ से एंटर हुई इस सरफेस में और यहाँ से ये बाहर निकल गई। तो कितनी लाइन एंटर हुई बच्चों? एक। और कितनी लाइन बाहर निकल गई बच्चों? एक। एक एंटर हुई थी, एक बाहर निकल गई। तो जिस तरह नेगेटिव फ्लक्स है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स क्या हुआ इसका? 0 आया ना। अब ये जो है मान लो अंदर इसकी फील्ड लाइन सब इस सरफेस से निकलेंगी ही निकलेंगी। तो कितनी, आपसे पूछे कि भाई कितनी लाइन निकल रही है अंदर वाले से? 4 आया ना, क्लियर। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा जस्टिफिकेशन था कि बाहर वाले जो चार्जेस होंगे उनका नेट फ्लक्स में कोई रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बाहर वाले चार्जेस की जितनी लाइंस एंटर करेंगी सरफेस में साथ के साथ उतनी ही लाइंस बाहर भी निकल जाती हैं। तो नेट फ्लक्स क्या रहता है? बाहर वाले की वजह से 0 रहता है। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि ये जो गॉस लॉ है ये आपके कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो इसमें ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, और जनरली हम उनमें गलतियां कर जाते हैं। तो इन पैरामीटर्स का हमको नीट एंड क्लीन मतलब पता होना चाहिए कि क्या चीज किसकी वजह से है ना। तो 5E आप समझते हो, मैथमेटिक्स ध्यान रखो यार, सिंपल। 5E डायरेक्टली किससे रिलेटेड? Q से, मतलब 5E केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से होगा। E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अंदर बाहर जितने भी चार्जेस हैं सबका नेट है, क्लियर। और Q इन कौन सा चार्ज है? जितना चार्ज सरफेस के अंदर बंद है ये वो वाला चार्ज है, बाहर वाला चार्ज है Q इन में कोई लेना देना नहीं होता है, क्लियर बच्चों। अब बच्चों गॉस ने अपने लॉ को जिस क्लोज्ड सरफेस के ऊपर डिफाइन किया था कि ये क्लोज सरफेस है, इसके कुछ अंदर है चार्ज कुछ बाहर है, उस सरफेस, उस क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम गॉसियन सरफेस, हाँ या ना, क्लियर। तो मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे। उस क्लोज सरफेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? गॉसियन सरफेस। अब बच्चों कहने का मतलब यह है कि हम गॉस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गॉस लॉ क्यों आया था फिजिक्स में? गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से होता है। कभी पॉइंट चार्ज होगा, कभी लाइन चार्ज होगा, कभी शीट चार्ज होगा, कभी स्फेरिकल चार्ज होगा, तो वो कहेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, है ना। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट करके आ चुके हैं। अब उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वजह से? किसकी हेल्प से? गॉस लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो जब हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो गॉस साहब कहते हैं कि जो भी चार्ज है भाई, चाहे वो तुम्हारा पॉइंट चार्ज है, चाहे वो तुम्हारा लाइन चार्ज है, व्हाटएवर जो भी चार्ज है, तो गॉस साहब बोले कि भाई सबसे पहले आपको उस चार्ज को एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस में बंद करना है जिसको नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट चार्ज है और कोई बोला कि भाई इस पॉइंट चार्ज के लिए, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिए विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस साहब ये कह रहे हैं कि आप आगे तक बढ़ें, पहले इस चार्ज को एक क्लोज्ड सरफेस में क्या कर लें? बंद कर लें, और उस क्लोज सरफेस को हम नाम दे रहे हैं गॉसियन सरफेस, क्लियर है बच्चों। तो अब बात आती है कि हम गॉसियन सरफेस क्या लें? मतलब क्लोज सरफेस तो कुछ भी हो सकता है ना, ये भी एक क्लोज सरफेस है और स्फीयर भी गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर भी मतलब क्लोज सरफेस है, क्यूब भी आपका एक क्लोज सरफेस है। बात आ रही है कि अब हम कैसे पता करेंगे कि क्लोज सरफेस तो बहुत होते हैं, अब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या क्लोज सरफेस लेना है, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो बच्चों इंटरेस्टिंग बात यह है कि गॉस साहब ने हम पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था।
मतलब गॉस साहब ने कहा था कि भाई तुम्हारी मर्जी, आप चार्ज को जैसे क्लोज सरफेस में बंद करना चाहते हो कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी हो। अब बच्चों बात यह है कि जब मैथमेटिकल एबिलिटी ने तो हमको परेशान कर रखा था, अगर मैथमेटिकल एबिलिटी ही अच्छी थी तो फिर हम कूलम्स लॉ का विकल्प ढूंढते ही क्यों, कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव ढूंढते ही क्यों। तो हम बोले बॉस दादा से कि वही तो समस्या है मैथमेटिकल एबिलिटी। तो बोले कि बेटा फिर इस तरह से सेलेक्ट करो गॉसियन सरफेस। अब सारी कलाकारी डिपेंड करेगी आपकी किसके ऊपर, गॉसियन सरफेस के सिलेक्शन के ऊपर। अगर आपने अपना गॉसियन सरफेस इस तरह से क्रिएटिवली ऐसा ले लिया है कि गॉस लॉ वहां सिंपल हो रहा है तो गॉस लॉ मजे ही मजे देता है। और अगर हमने वहां पर क्रिएटिविटी न दिखा के ऐसे ही ले लिया एवे, मतलब कोई भी मतलब गॉसियन सरफेस डिसाइड कर लिया, तो फिर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ एक सेंस में बहुत अच्छा भी है, क्या कि अगर हमने क्रिएटिवली गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर बात आती है बच्चों कि हाउ टू सेलेक्ट अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले तो आपको ट्रिक दूंगा, है ना, और फिर उसके बाद मैं आपको लॉजिक भी दूंगा कि ये क्यों लिए है मैंने, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चार्ज, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर उस चार्ज के लिए कैसा मेरे को गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है, चार्ज और गॉसियन सरफेस। तो बच्चों पॉइंट चार्ज है, अगर चार्ज कैसा है हमारा पॉइंट चार्ज, तो बच्चों पॉइंट चार्ज का मतलब ये पॉइंट, ठीक है। अब ट्रिक दिए दे रहा हूं मैं आपको, जो भी चार्ज है उसको बड़ा करके मतलब मैग्नीफाई करके सोचिए। मींस अगर एक पॉइंट को मैं मैग्नीफाई करूं तो वो कैसी शेप देगा, स्फीयर, है ना। तो कहने का मतलब पॉइंट को अगर मैं मैग्नीफाई करता हूं तो वो स्फेरिकल शेप देगा। तो समझ जाइए पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा, ठीक है। अब बच्चों दूसरा है आपका लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज का मतलब ये लाइन है। अब सोचिए बच्चों इस लाइन को अगर मैं मैग्नीफाई करके देखता हूँ, बड़ा करके देखता हूँ, तो ये कैसी शेप लेगा, सिलेंडर। तो लाइन चार्ज के लिए आपका गॉसियन सरफेस होगा कैसा, सिलिंड्रिकल, ठीक है बच्चों। अब था स्फेरिकल, स्फेरिकल चार्ज मतलब स्फेरिकल सेल या स्फीयर पर चार्ज है आपका, तो स्फीयर को बड़ा करूंगा तो स्फीयर ही बनेगा। तो स्फेरिकल चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस है बच्चों वो क्या होता है, स्फेरिकल। अब बच्चों आपका बचा कौन सा, शीट चार्ज। क्या हुआ, शीट चार्ज। तो शीट चार्ज का मतलब ये शीट है एक जैसे पेपर शीट, ठीक है। तो अगर इसको मैं बड़ा करता हूं तो शीट को अगर बड़ा करूंगा तो क्यूब भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, जो मन में है वो ले लो, है ना। क्यूब ले सकते हैं, कीबोर्ड ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, सही है बच्चों। तो अब आप सोच रहे हैं चलो क्यूब और कीबोर्ड तो सही है, सिलेंडर कैसे बच्चों। अगर मैं शीट को बड़ा करता जाऊं, बड़ा करता जाऊं, बड़ा करता जाऊं, तो अगर कोई बहुत बड़ा सिलेंडर हो या कोई बहुत बड़ा स्फीयर हो तो उसको मैं अगर सामने से देखता हूं तो वो मेरे को प्लेन ही नजर आएगा। जैसे अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है और वो हमको दूर से देखने में, जैसे हम कहीं खुले में खड़े हुए हैं तो हमें कैसी दिखती है, फ्लैट दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि उसकी जो रेडियस है, उसका जो कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा है ना। तो इस वजह से वो हमें फ्लैट नजर आ रही है। सन तो बहुत ही बड़ा है, तो हम जब देखते हैं उसे तो डिस्क लाइक प्लेन नजर आती है। तो कहने का मतलब अगर ये शीट को हम बहुत बड़ा कर दें, बहुत इनफाइनाइटली लार्ज कर दें, तो फिर सिलेंडर में और क्यूब में, कीबोर्ड में कोई अंतर नहीं बचेगा, सब हमको कैसे नजर आएंगे, प्लेन नजर आएंगे। कहने का मतलब शीट के केस में हमारे पास चॉइस है, हम क्यूब भी ले सकते हैं, कीबोर्ड भी ले सकते हैं, सिलेंडर भी ले सकते हैं, एक ही चीज आएगी। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा कि चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब लॉजिक पॉइंट है बेटा। अगर आप समझ जाएंगे तो ये बनेंगे चुटकियों में, और ये क्रिएटिव है, मतलब ये हमने क्रिएटिवली लिए हैं। मतलब ये समझिए कि गॉस की तरफ से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल हो। गॉस ने तो ये कह दिया था भैया तुम्हारी मर्जी, जैसे
जैसे ऐसे भी बंद कर दो, लेकिन तुमको फिर क्या आना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए उस लेवल का। तो अगर क्रिएटिविटी है हमारे अंदर तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो काम बहुत 4-5 पेजेस का है मान लीजिए, तो वो कहते हैं 4-5 लाइन में हो जाएगा अगर आपने स्फेरिकल मतलब अगर आपने गॉसियन सरफेस को क्रिएटिवली सेलेक्ट कर लिया तो बच्चों ये था हमारा पॉइंट चार्ज और चार्ज और उनके गॉसियन सरफेस कि अगर ये चार्ज है तो ये गॉसियन सरफेस, ये है तो ये, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ हम आएंगे लेकर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की जितनी भी डेरिवेशंस हैं, लाइन चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, शीट चार्ज, वो सब हम ड्राइव करेंगे। और आज की वीडियो में यहीं तक, और मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो में आपको आनंद आया होगा और आपने खूब ढेर सारा आपने ज्ञान लिया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।